हम एज अ सोसाइटी और एज अ स्टेट, वाई आर वी सो इनसिक्योर? हम किस चीज़ से डरे हुए हैं? ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, हर वक्त घबराए हुए हैं। वाई आर वी नॉट सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट? बिकॉज वी लैक हिस्टोरिकल क्लैरिटी। उसकी वजह ये है कि मैंने अगर अपने बच्चों से झूठ बोला हुआ है कि बेटा तेरा बाप जो था ना वो डीसी लगा हुआ था पूरे शहर का, और था वो जो है वो बदमाश था कहीं का या इस तरह था, तो मैं फिर हर वक्त इस बात को लेके खौफज़दा रहूँगा किसको पता कि ना ये चले। बाहर जाके इन्वेस्टिगेट ना करे, किसी से पूछे ना। तो अगर मैंने पहले दिन से कहानी ही झूठ की बुनियाद पे रखी है तो मुझे हमेशा खौफ रहेगा कि सच का इल्म ना हो जाए। इसीलिए फाउंडर ऑफ द कंट्री पे पीएचडी करना ही बैंड है। दिस इज सो आयरॉनिक। बिकॉज इफ दे गॉट टू नो कि What he was like. या सो दैट वुड डीकंस्ट्रक्ट द इंटायर स्टेटिस्ट नैरेटिव। तो वो आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान हैज़ रिप्लेस्ड हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। तारीख को हटा के वहाँ पे अपनी मनपसंद आइडियोलॉजी फ़िक्स कर दी और कहा कि ये आपकी तारीख है जो 712 में शुरू हुई। हाँ। पहला आईडी कार्ड तब नादरा ने दिया था उसको ना, तो उसके बाद से अब तक बाकी पाकिस्तानी बड़ी लेट आते हैं हमारी तरह के। तो वो उस पर अगर झूठ बोलेंगे आप तो फिर हर किस्म की एक इंटेलेक्चुअल अम्ब्रेला क्रिएट करनी पड़ती है। वो जो 1984 में जॉर्ज ऑरवेल भी कहता है कि जो बिग ब्रदर होता है वो हर वॉक्स ऑफ लाइफ को चेक करता है। स्कूल में कुछ ऐसा ना हो जाए जो चैलेंज कर दे मुझे, टीवी पर ना हो जाए, अखबार में ना हो जाए, सोशल गैदरिंग में ना हो जाए, तो क्योंकि हर तरफ से उसको ख़तरा होता है। तो ये है कि हमें यही बात करते हैं कि अब अपने हिस्टोरिकल नैरेटिव को करेक्ट कर लें, मान लें कि आपने क्या किया है, तो उसके बाद ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका कैपिटलिज्म का एक इंजन है और उसकी यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिज़म सबसे स्ट्रांगली इमर्जिंग फोर्स है, जहाँ मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स भी होते हैं और वहाँ पर ईज़िली मार्क्सिज्म प्रैक्टिस हो सकता है। दे आर नॉट इनसिक्योर बिकॉज दे नो दैट वी हैव द लेगेसी ऑफ 250 ईयर्स, जिसमें जो बिल ऑफ राइट्स है वो स्पिरिट है अमेरिकन सोसाइटी की। इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है, कोई मार्क्सिस्ट आ जाए, कोई जो है ना वो इस्लामिस्ट आ जाए, कोई और आ जाए। यूके के अंदर आईसिस के हक में भी एहतजाज शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। दे आर नॉट इनसिक्योर। सो जो वीक होता है हमेशा वो टायरेंट बनता है, क्योंकि क्रूअल्टी जो है इट स्टेम्स इन वीकनेस नॉट इन स्ट्रेंथ। द स्ट्रॉन्ग मैन इज़ नेवर क्रूल। व्हाट डिड इंडिया डू सो डिफरेंट शुरू में ही कि उनकी सिमत अलग निकल गई और हमारी हमारी तो आपने जैसे बताई। व्हाट डिड दे डू सो डिफरेंट? अब ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ये सिंपल साउंड करता है बट इट्स वेरी वेरी टेक्निकल। उसकी वजह ये है कि जितने भी एकेडमिक्स हैं वो अभी तक इस पर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखते हैं। इश्तियाक अहमद साहब कुछ और कहते होंगे, आयशा जलाल कुछ और कहती है, तो डॉक्टर मुबारक अली कुछ और कहते होंगे। तो ये मुझे ये लगता है कि एक तो हिस्टोरिकल क्लैरिटी सबसे बड़ी फोर्स होती है। अगर जर्मन को पता है ना कि मैं कौन हूँ तो उसके लिए वो बहुत है, ठीक है, एक असिमुलेशन क्रिएट करने के लिए, एक हारमनी क्रिएट करने के लिए। इसी तरह ब्रिटिश हैं, इसी तरह अमेरिकन हैं। तो इंडियंस को ये पता था कि ये कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 7,000 साल पुरानी तहजीब है और हमारी ये वैल्यूज़ हैं। फिर नेहरू के आइडियाज़ भी क्लियर थे कि सेकुलर रियासत होगी। उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना कि ये ज़ुबान बोलो और ये ना करो। तो हमारे यहाँ पर ये हुआ कि पहले ही ढाका में जाके अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए कहा कि उर्दू बोलनी आइंदा से, जो कि मेरा ख्याल है ख़ुद को भी नहीं थी आती। तो खैर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल कि जो भी हिंदुस्तान का शहरी है, कतई नज़र इससे कि उसका मज़हब, उसका रंग, उसकी नस्ल क्या है। बेशक रेसिज्म वहाँ पर अभी भी है और अब भी हो रहा है सारा कुछ। अब तो खैर एक डायरेक्शन बदलने की कोशिश की जा रही है वहाँ भी। लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आना जो यहाँ पर 73 तक नहीं आ सका। उससे पहले जो आया वो तो मजाक था, क्योंकि वो मार्शल लॉज के दौर में आता रहा, गैर जमाती इलेक्शन होते रहे। फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया जो फाउंडिंग फादर की बहन थी। तो वहाँ पर एक सेकुलर प्रिंसिपल मुझे लगता है। दूसरा सिविलियन सुप्रेमेसी इसीलिए बेहतर रही और आज तक कू नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी मजबूत जमात थी, बड़ी ऑर्गेनाइज थी। उसके जो लीडरान थे उनकी आवाम से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, लीगर्स की नहीं थी। हुसैन हक्कानी साहब तो लिखते हैं कि पार्टीशन के बाद वो सोचते रहे कि अब जाना कहाँ है, करना क्या है। बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि अब क्या करें, ये बना लिया है अब। हाँ, इवन जिन्ना साहब का अपना घर जो मालाबार हिल्स वाला था हिंदुस्तान में, वो उन्होंने कहा कि मैं आके गर्मियों की छुट्टियां वहीं गुजारा करूँगा। ये बताता है कि उनका ये विज़न नहीं था कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे। इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार, लेकिन वो हुआ बाद में कुछ और, बिल्कुल ट्रैजेक्टरी मुख्तलिफ हो गई बिल्कुल। तो एक तो ये है कि वहाँ पर एक सिविलियन एजेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो नेचुरली होती है। जिस तरह आज आप 3-4 पार्टीज़ को कंपेयर कर लें तो एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वेल कनेक्टेड है, दूसरी नहीं है। तो कांग्रेस और लीग का जो फ़र्क था
वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फ़र्क था, क्योंकि नेहरू साहब ने आके जो रिफॉर्म्स की, जो लैंड रिफॉर्म की, सबसे बड़ी बात कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज वेरी वेरी नेसेसरी। उनका एक इंटरव्यू है कि हमें पहले से इल्म था कि लीग की जो क़यादत है मुस्लिम लीग की, वो सारी है ही वडेरों की आधी से ज़्यादा, तो एलीट थे एलीट थे। तो मैं तो अक्सर कहता होता हूँ ये एमनेस्टी स्कीम थी एक बेसिकली पाकिस्तान ले लो। तो उसमें यह है कि जिसको भी ख़तरा है कि मेरी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, वो इस तरफ आ जाए। आसान है ना, मैंने ऐलान कर दिया मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम्हारी ज़मीन बचा लूँगा। और वही हुआ कि वो 30-40 ख़ानदान, आज तक वही मखदूम, आज तक वही कुरैशी, और वही सब चल रहा है। अभी तक हम सिंध में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी वही चल रहा है। तो वो इसीलिए चल रहा है कि वो ख़ानदानी सियासत की बुनियाद पहले दिन से थी, और वडेरा कल्चर को हमने खुद ही प्रमोट किया। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म हो गई, वडेरे की ताकत को तोड़ दिया गया। वहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके जो बादशाह थे या प्रिंसेस थे, उन्हें कहा गया कि भाई इलेक्शन लड़ो। यहाँ नहीं हुआ। यहाँ ये कहा कि तुम जिसे नॉमिनेट करोगे उसे पार्लियामेंट में ले आएंगे। और प्रेवी पर्स कहते हैं, जिसमें रियासत ने उनको तनख्वाह देना शुरू कर दी कि साल के इतने पैसे मिलेंगे, आराम से बैठ के खाओ। तो उसका हल ये है, उसका रिज़ल्ट ये है कि आज तक बलूचिस्तान में चले जाएँ, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सवात की स्टेट थी, गिलगित की स्टेट थी, उसको इस तरह अपने प्रिंसली स्टेट के तौर पे ही रखा। कॉलोनियल हैंगओवर उससे निकले नहीं। हिंदुस्तान ने ये नहीं किया, ताकत तोड़ दी वडेरे की और मोनोपोली तोड़ दी। तो वो एविडेंट है उसके बाद से। और उसके बाद फिर जब हर चीज़, एक गाड़ी एक फंक्शन कर रही है वो सही, तो ऐसा नहीं होता कि इंजन उठ के पीछे लग जाए उसका, वो एक ऑर्डर में चलती रहती है। हमारा तो था ही नहीं ना, तो इसीलिए वो शुरू से दे कट टू साइज द मिलिट्री एज वेल। और आज भी वो मारुति सुजुकी में चीफ आता है उनका, और डिफेंस मिनिस्टर से डरता है वहाँ पे। तो किसी की मजाल नहीं है कि वो सोच भी सके सिविलियन के अगेंस्ट कोई बात करने का वहाँ पे। तो वो जो डेमोक्रेटिक ईथोज़ हैं वो आपको अभी भी दिखाई देती हैं। और लोग कहते हैं मोदी आगे सब डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो रियासत के इंस्टीट्यूशन को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो ट्रंप आके चला गया, अमेरिका वही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तगड़ा है आपका, सिविल सोसाइटी तगड़ी है, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तगड़ा है, तो कोर्ट्स काम कर रही हैं, सबसे बड़ी बात। और वहाँ नज़रिया ज़रूरत नहीं हुआ जो यहाँ पर हो गया। जस्टिस मुनीर साहब के अंडर के गवर्नर जनरल बना दिया आपने। मतलब जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बने और नेहरू साहब वज़ीर आज़म बने, तो वो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पहले दिन से प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसको एक्सेप्ट करना बहुत तल्ख है, लेकिन लोग करते हैं। आज यूके के अंदर चर्चिल पे खुल के तनकीद होती है, लोग उसके मुजस्मे तोड़ देते हैं, जिसने दूसरे जंग अजीम में हिटलर से बचाया। हिंदुस्तान के अंदर भी एक ग्रुप है जो गांधी साहब के अगेंस्ट गॉडसे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने क्यों बात कर दी किसी के अगेंस्ट, ये पूरी दुनिया में होता है। और वही बात कि खौफज़दा होंगे तनकीद से तो नहीं चलेगा काम। तो ये वो रियलिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करेंगे तो शायद रिफॉर्म आ जाए। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।